हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के पेपर अच्छे चल रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जिसे हम EMFT भी कहते हैं, जिसका कोड है KEE301, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जिसे हम पहले यूनिट वाइज बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस क्या हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन कौन कौन से। तो हम डिटेल में पूरा बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है आप काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग में थे कौन कौन से टॉपिक। मैं आपको बता दूं, फिर अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो आप बिल्कुल हल्के में न लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं, उनकी भी इसमें बैक लग चुकी थी, यानी जो एक बार दो बार भी दिए फिर भी उनका क्लियर नहीं हुआ, आखिर तीसरी बार उनको या तो ग्रेस से पास हुई या फिर उनका बैक ही लगा रह गया। तो आप ज़रूर इसको थोड़ा सीरियस में लेना और इसको अच्छे से पढ़ाई करना, वरना फिर आपका भी हो सकता है बैक आ जाए अगर आप इसको सीरियस से नहीं लेंगे, क्योंकि EMFT पेपर थोड़ा आपका कोर्स भी लंबा है और पेपर थोड़ा लेंदी है और ज़्यादा टफ तो मैं नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा सिलेबस इसका लंबा है, इक्वेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, लॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम बात करते हैं कौन कौन से लॉस और कौन कौन से जो है क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको मैं बता दूं। यूनिट 1 में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस थ्योरम एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर्स, इन दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, दोनों में से आपको कोई भी पूछ सकता। तो आपको यूनिट 1 से इन दोनों को पढ़ के जाना है। और स्टोक्स थ्योरम ये तो कहना ही नहीं कि ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी ही है। स्टोक्स थ्योरम तो पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये भी आपको एक बार देख लेना है, इसके भी आने के चांसेस हैं। और उसके बाद बात आती है हमारा सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो आपको इसको देख लेना इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद बात आता है लैप्लासियन ऑफ ए स्केलर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बट या तो ये पूछेगा लैप्लासियन ऑफ ए स्केलर, या तो फिर आपसे स्टोक्स थ्योरम, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, या फिर डाइवर्जेंस का थ्योरम पूछेगा, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा। तो आप कोशिश करना तीनों को देख लेना, बट स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में, तो आपको ये भी देख के ही जाना है। यानी ये सिर्फ 5 से 6 टॉपिक्स आपको यूनिट 2 में पढ़ के जाना है। क्या हमें रिपीट करते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, फिर आपको स्टोक्स थ्योरम, स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, लैप्लासियन ऑफ ए स्केलर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। फिर बात करते हैं यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट 2 में आपको पढ़ना है पॉइजन्स एंड लॉप्लास इक्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कूलॉम्स लॉ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और कूलॉम्स लॉ एंड फील्ड इंटेंसिटी, क्या पढ़ना है आपको, कूलॉम्स लॉ एंड फील्ड इंटेंसिटी आपको देख के जाना है। देखो कूलॉम्स लॉ या फिर गॉस लॉ, दोनों में से एक कोई ज़रूर पूछेगा, या तो फिर आपको कूलॉम लॉ पूछ सकता है या फिर आपको गॉस लॉ पूछ सकता है। तो आपको इन दोनों में से, और मैं फिर बता दूं आपको, पहले इन दोनों को बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके काफ़ी आने के चांसेस हैं। पहले मैं इसी को बताता हूँ, कूलॉम्स लॉ और ये जो गॉस लॉ है, गॉसेस लॉ, इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है। फिर देखो मैक्सवेल इक्वेशन, या ये 100% इसके चांसेस हैं अगर आपका पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ CSS पाइथन की तरह। जैसे CSS पाइथन में मैंने बताया था, जो उसी में से क्वेश्चन आए थे, बट पेपर चेंज हो गया था। तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट डाउट कमेंट कर रहे थे कि सर जो आपने बताया नहीं है, बट जो पहला पेपर था सिंपल था। तो यार अगर पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होगा बाय द वे, तो समझो कि आपका मैक्सवेल इक्वेशन ज़रूर आएगा। और मैक्सवेल इक्वेशन से एक क्वेश्चन नहीं बल्कि दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक तो आपका सिंपली मैक्सवेल इक्वेशन पूछ सकता है, और फिर मैं अभी आगे बताऊंगा। तो पहले हम बताते हैं यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ के जाना है। पॉइजन्स एंड लॉप्लास इक्वेशन, यानी पॉइजन्स इक्वेशन, लॉप्लास इक्वेशन, कूलॉम लॉ एंड फील्ड इंटेंसिटी, फिर गॉसेस लॉ, मैक्सवेल इक्वेशन। और उसके बाद बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मटेरियल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रॉपर्टीज से 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में आता है, तो अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, कन्वर्जेंस एंड कंडक्टेंस करंट का डिफरेंट भी पूछ सकता है, कंपैरिजन भी पूछ सकता है, यूजेस बेनिफिट वगैरह पूछ सकता है। तो आपको अच्छे से देख लेना है कन्वर्जेंस एंड कंडक्शन क्या होता है, अच्छे से देख लेना, ठीक, कंडक्शन करंट। फिर बात आती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के आने के चांसेस है, तो आपको इन सारी चीज़ों को देख लेना। मैं बता रहा हूँ यार, इसको मत छोड़ना, प्लीज़ पढ़ लेना, वरना फिर आप बोलोगे कि ऐसा वैसा, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर
तो यूनिट नंबर 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, जो आपको यूनिट 3 से आ सकता है, जिसके आने के चांसेस हैं। तो यार देखो, फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको मैक्सवेल इक्वेशन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि मैं ये कहूँगा मैक्सवेल इक्वेशन एंड स्टैटिक फील्ड इसमें दिया है, तो मैक्सवेल इक्वेशन को आप कम से कम, मैं ये तो यह कहूँगा, अगर पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो ज़रूर आएगा, तो कम से कम आपको 3 बार कम से कम, वैसे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा 5 से 10 बार इसको कॉपी में लिखना है, 5 से 10 बार, लेकिन कम से कम यार 3 बार तो ज़रूर लिख लो कॉपी में। लिखने की बात कर रहा हूँ, यानी समझो, जैसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका कॉपी में लिख के समझो। तो कम से कम 3 से 4 बार इसका डेरिवेशन वगैरह पूरा अच्छे से देखना है। और मेरी अगर आप सजेशन आप कहोगे तो मैं ये कहूँगा कि आप एक पेज में लिख लो और उसी पेज को आप जो है बार बार देखो। एग्ज़ाम से देते वक्त जब जाना तब भी आप उसी पेज को देखते जाना, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, आप पेपर आके देना, फिर मुझे बताना आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन यार अच्छे से पढ़ लेना और उसके 2 से 3 टाइप के जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देख लेना। मैं बता दे रहा हूँ अभी कौन कौन से क्वेश्चन है, मैं अभी बता दूंगा जो मैक्सवेल से पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका इक्वेशन वगैरह अच्छे से देख लेना। मैं फिर रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं लास्ट बताऊँगा कि मैक्सवेल से क्या क्या आ सकता है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ में आपको पढ़ना है मैग्नेटिक स्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक स्केलर। क्या है? मैग्नेटिक स्टैटिक और मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, दोनों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पहले तो आपको पढ़ना मैग्नेटिक स्टैटिक फील्ड, फिर है मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना यूनिट नंबर 3 से। फिर आते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से क्या क्या इंपॉर्टेंट जो आने के चांसेस हैं। पहले आपको पढ़ना है इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस। इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस दोनों क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के यूज़ क्या है, दोनों के एडवांटेज क्या है, दोनों का डिसएडवांटेज क्या है। इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस, ठीक है। फिर बात आती है मैग्नेटिक टॉर्क एंड मोमेंट एंड एनर्जी। मैग्नेटिक टॉर्क एंड मोमेंट एंड एनर्जी, मैग्नेटिक टॉर्क एंड मोमेंट एंड एनर्जी, ये भी पूछ सकता है। फिर मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशन से एक क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले तो यही पूछेगा मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। तो देख लेना मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन को अच्छे से। फिर बात आती है यूनिट नंबर 5 यानी लास्ट यूनिट, उसमें क्या आ सकता है। तो यूनिट नंबर 5 में यार मैं बता दूँ, फिर देखो इसमें फैराडेज लॉ है, क्योंकि लॉज वगैरह से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। 10 मार्क्स यानी जो लॉन्ग आंसर बनता है तो फैराडेज लॉ पूछ सकता है। और प्लेन वेव इन गुड कंडक्टर्स, प्लेन वेव इन गुड कंडक्टर्स एंड प्लेन वेव इन लॉस डाई इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लेन वेव इन फ्री स्पेस, यानी ये भी पूछ सकता है। क्या? इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। पहला तो आपका ये है प्लेन वेव इन गुड कंडक्टर्स, दूसरा है प्लेन वेव इन लॉसलेस डाई इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लेन वेव इन फ्री स्पेस, ठीक है। फिर मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड फ्रॉम, देखो मैक्सवेल इक्वेशन से मैं ये पहले बता चुका था, वो अभी रिपीट करूँगा। और फिर क्या आ सकता है मैक्सवेल इक्वेशन से, ये क्वेश्चन दोनों में से एक पूछ सकता है। मैक्सवेल इक्वेशन इन फाइनल फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन एंड स्टैटिक फील्ड। क्या है? मैक्सवेल इक्वेशन इन फाइनल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन एंड स्टैटिक फील्ड, यानी मैक्सवेल इक्वेशन से हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछ ले, तो आप ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ना। फिर बात आती है ट्रांसमिशन लाइंस एंड स्मिथ चार्ट, ये थोड़ा नया है, आप इसको एक बार देख लेना, हो सकता है आ जाए। ट्रांसमिशन लाइंस एंड स्मिथ चार्ट, ठीक है। ये हो गया यूनिट नंबर 4 की। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको जो है मैक्सवेल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है। पहले तो आपका देखो यूनिट 2 में है मैक्सवेल इक्वेशन, हर यूनिट में 2 में, तीसरी, चौथी, पाँचवीं लगभग सब में है। तो मैक्सवेल इक्वेशन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैक्सवेल का इक्वेशन एंड स्टैटिक फील्ड, मैक्सवेल इक्वेशन यूनिट नंबर 3 में है और उसका स्टैटिक फील्ड ये देखना है। फिर यूनिट नंबर 5 में आपको क्या देखना है, मैक्सवेल का इक्वेशन तो देखना ही देखना है। उसके साथ देखिए मैक्सवेल इक्वेशन इन फाइनल फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन एंड स्टैटिक फील्ड, यानी ये है 3 से 4 क्वेश्चन जो बताया हूँ, इसको ज़रूर देख लेना। मैक्सवेल का, सिर्फ मैक्सवेल का, बाकी जो और बताऊँ तो देखना ही देखना है, ठीक है। और बाद में कहना कि आपने सिर्फ इतना ही बोला था। अब बात करते हैं जो यूनिट
यूनिट वाइज के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से जिनके आने के चांसेस 100% हैं। तो देखो मैक्सवेल इक्वेशन बता दिया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिर बता रहा हूँ, अगर पेपर पैटर्न चेंज हो तो 100% है मैक्सवेल इक्वेशन आएगा। और उसके बाद आता है लाप्लास इक्वेशन, इसके भी आने के चांसेस हैं लाप्लास इक्वेशन की, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन आप देख लेना। फिर आता है कूलम्ब्स एंड गॉसेस लॉ, कूलम्ब्स लॉ पूछ सकता है आपसे, गॉसेस लॉ पूछ सकता है, फैराडेज लॉ पूछ सकता है, तो आपको इन सारी चीज़ों को देख लेना है। डाइवर्जेंस थ्योरम पूछ सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स ये आपको देख लेना है। फिर आपका आता है कन्वर्जेंस एंड कंडक्टेंस करंट, कन्वर्जेंस एंड कंडक्टेंस करंट, इसका डिफरेंस वगैरह पूछ सकता है तो आप देख लेना। कंटिन्यूटी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ मैं बता चुका हूँ। फिर बात आती है नेक्स्ट में क्या क्या है, उसके बाद इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस, इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस का इन दोनों का भी डिफरेंस वगैरह पूछ सकता है, देख लेना। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, पावर एंड पॉइंटिंग वेक्टर, पावर एंड पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या होता है, इन दोनों का भी आपको अच्छे से देख लेना, पावर वेक्टर और पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा यार 4 से 5 क्वेश्चन जो कि मैंने डेरिवेशन टाइप में लिखे हैं, जो लॉन्ग आंसर में आते ही आते हैं, उनमें से हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाए। तो कौन कौन से आने के चांसेस, 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको बताऊंगा उनमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। पहला है हमारा एप्लीकेशन इन EMFT यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एंड स्टेब्लिश ए सिलेक्शन एंड स्टेबिलिटी ए रिलेशन बिटवीन एनी टू सिस्टम। क्या है पहला, एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड थ्योरी, फिर है एंड स्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन एनी टू सिस्टम। देखो ये आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट इसमें 2 से 3 वाले हैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। इसमें दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक में पूछा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक के अलावा मैग्नेटिक पूछा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इसको सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर है आपका करंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स, करंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स यानी आपको प्रॉपर्टीज देखना है। फिर आपका आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर देख लेना है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं बोला था स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये और आपको ये वाला स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है और इन दोनों का डेरिवेशन पूछ सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से देखना है और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को अच्छे से और इन दोनों का डेरिवेशन वगैरह अच्छे से देखने का हो सकता है। इंपॉर्टेंट आ जाए या फिर इंट्रोडक्शन आ जाए या फिर उसका डिफरेंस आ जाए, कंपैरिजन पूछ ले, यूजेस पूछ ले, बेनिफिट पूछ ले, डिसएडवांटेज पूछ ले, तो आपको अच्छे से देख लेना है। फिर बात आती है लास्ट क्वेश्चन जो कि 5वां क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या क्या आ सकता है जिसके आने के चांसेस हैं, प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ EM वेव्स। क्या है प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ EM वेव्स, क्या है EM वेव्स एंड ट्रांसमिशन लाइन। तो इसको भी एक बार देख लेना आप, प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ EM वेव्स एंड ट्रांसमिशन लाइन। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस हो सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन वगैरह से पूछ ले तो आप इसको देखना, ट्रांसमिशन लाइन और फिर EM वेव्स, ठीक है। तो ये हो गए 4 से 5 क्वेश्चन ये वाले, और बाकी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज मैं सारे बता चुका हूँ। फिर बता रहा हूँ मैक्सवेल इक्वेशन अच्छे से देख लेना और कॉपी में लिख लेना, पढ़ते जाना एग्ज़ाम्स टाइम। उसके बाद यार बताना पेपर देने के बाद, अगर पेपर पैटर्न बाय द वे चेंज नहीं हुआ तो ज़रूर आपके इससे अच्छे मार्क्स आए जो मैंने बताया अगर आपने पढ़ लिया तो। यार अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ या आपके लिए कुछ करता हूँ, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले उसका एनालिसिस करना, फिर सर्च करना, सिलेबस देखना, टॉपिक छांटना कौन सा इंपॉर्टेंट, फिर इसको लिखना, फिर इसको रिकॉर्डिंग करना, फिर इसको एडिटिंग करना, फिर इसको जो है अपलोडिंग करना, फिर टाइटल बनाना, थंबनेल लगाना, और थंबनेल में आधा घंटा लग जाता है लगभग, डिस्क्रिप्शन लिखना, उसके सारे प्रोसेस होता है यार, फिर इसको पब्लिश करना, फिर इसको चेक करना, काफ़ी कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। तो अगर आपके लिए मैं इतना टाइम वेस्ट अपना जो है दे रहा हूँ, अपने टाइम में इतना ज़्यादा आपको स्टाइपेंड कर रहा हूँ इस सारे कामों, तो आपको कम से कम यार इतना तो बनता है कि अपने कम से कम 1 से 2 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना। आई होप आपके पेपर्स अच्छे होंगे, आई होप आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करें कभी भी 24 आवर्स। अगर हमें पर्सनल कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप यूनिटी AKTU मैं यहाँ से लिख देता हूँ, या तो आप @ करके सर्च करना, बता दे रहा हूँ मैं आपको, @ करके
यूनिटी AKTU, कोई स्पेस नहीं है, यूनिटी AKTU। ये आप सर्च करना किसी भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर जो ट्विटर वगैरह है वहाँ पे भी हमारा अकाउंट है। या फिर दूसरा मैं बता दूँ आपको, @इन्फोटेक एंड रिसर्च, जो मेरे चैनल का काम है वही आपको डालना है, इन्फोटेक एंड रिसर्च, ठीक है। तो आपको पता है इन्फोटेक एंड रिसर्च की स्पेलिंग, तो आपको जो है इन्फोटेक एंड रिसर्च मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है और ट्विटर अकाउंट है। तो आप यूनिटी AKTU या इन्फोटेक एंड रिसर्च दोनों पे @ लगा के मुझे कोई पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी अपडेट लाता रहता हूँ। उसके अलावा यार देखो, अगर आपको कोई पर्सनल काम है तो आप, हो सकता है मैं आपका रिप्लाई न दे पाता हूँ, तो उसके लिए और बता दूं, अगर आपका ज़्यादा कुछ इमरजेंसी काम है तो आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम मैसेज करने में आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा। अगर आप कोई भी इमरजेंसी काम आए, कोई भी आपको इमरजेंसी है, या जैसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर किसी अदर आपको नोटिस वगैरह के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए AKTU से, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना, दोस्त वगैरह को शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक।